नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आखिरकार जो बसों की सियासत देश में मजदूरों के नाम पर छिड़ी थी, वो अपने पहले पड़ाव पर पहुंच गई। मजदूरों का भला तो नहीं हुआ, सियासत उन बसों में दौड़ती रही और आज जाकर एक दिन तक यूपी राजस्थान बॉर्डर पर खड़ी रहने के बाद बसें लौट गई राजस्थान को। अगर ये बसें सड़क पर फर्राटा भर रही होती तो हजारों मजदूरों को तपती गर्मी में यूं पैदल सफर नहीं करना पड़ता। लेकिन ये सियासत है। जब सियासत का संक्रमण शुरू हुआ तो बसों के पहिए जाम हो गए और सियासत फर्राटा भरने लगी। कांग्रेस को इस संक्रमण काल में राजनीति से बचना चाहिए। ये कांग्रेस की अपनी बसें नहीं है, ये राजस्थान सरकार की बसें हैं। आज राजस्थान सरकार बसें दे रही है। इसके पहले कहाँ चली गई थी? जब कोटा से हमको बच्चों को मंगाना था तब तो बस उपलब्ध नहीं कराई थी, तब तो यूपी की बसों ने जाकर उनको लिया था। राजनीति के लिए सरकारी चीज़ों का उपयोग उचित नहीं है। वो जितनी बसें देने की बात कर रही हैं 850, ये 900 से ऊपर ट्रेनें हमारे उत्तर प्रदेश में आ चुकी हैं। 900 से ऊपर ट्रेन, और हमारे पास में 27,000 बसें हम लगा रखे हैं। जिनके खून और पसीनों से ये देश चलता है, हम सबकी जिम्मेदारी है इनके प्रति। मेरी है, आपकी है, सरकार की है, हर राजनीतिक दल की है। इसलिए मैं समझती हूँ कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। बहुत ही स्पष्ट हूँ कि हर राजनीतिक दल अपने राजनीतिक परहेजों को दूर करते हुए सकारात्मक भाव से, सेवा भाव से लोगों की मदद में शामिल हों। उत्तर प्रदेश सरकार और कांग्रेस के बीच बसों की सियासत आज भी चली, लेकिन बसें नहीं चली। पहले तो यूपी सरकार ने कांग्रेस की तरफ से भेजी गई 460 बसों में खोट निकाल दी। इससे पहले कांग्रेस की 1000 में से 121 बसों में खामी की बात सामने आई थी। कांग्रेस ने तर्क दिया कि चलिए 879 बसें तो सही हैं, उन्हें ही चलाने की इजाजत दे दीजिए। अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो इस्तेमाल करिए, हमें अनुमति दीजिए। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए, बेशक लगाइए। आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई है तब भी कराइए, लेकिन इन बसों को चलने दें। अब उत्तर प्रदेश सरकार दावा कर रही है कि उनके पास खुद की बसों का पर्याप्त इंतजाम है। कांग्रेस का एहसान भला क्यों ले? हमारे पास 12,000 बसें हैं, हमारी बसें चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, लगातार वो काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के जो कामगार हैं, अभी तक 13-14 लाख जो कामगार अपने घरों तक पहुंचे हैं, वो आखिर किस आधार पर पहुंचे हैं? वो उत्तर प्रदेश की जो परिवहन निगम की बसें उसके आधार पर ही पहुंचे हैं। मुझे लगता है खटारा और कंडम बसों की तो कतई जरूरत नहीं है। उधर उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर कांग्रेस ने बसों का रेला लगा दिया। राजस्थान यूपी की सीमा पर भरतपुर में बसों का कारवां लिए कांग्रेसी जमा हो गए। 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं जयपुर आगरा हाईवे पर बसों को खड़े हुए, पर अब भी कांग्रेस और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के बीच राजनीतिक तकरार कायम है। आप देख सकते हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर पुलिस की जो प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है पहले से। उधर नोएडा में यूपी दिल्ली बॉर्डर पर बसों का जमावड़ा हो गया। दोनों जगह कांग्रेस कार्यकर्ता जमा हो गए। दोनों ही जगह पुलिस ने बसों को आगे जाने की इजाजत नहीं दी। बसों के स्टाफ इस सियासत में पिस कर रह गए। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के रेले के साथ करीब 250 बसों को लेकर दिल्ली से नोएडा सीमा में दाखिल होने की कोशिश करने लगे। पुलिस वहां पहले से ही मौजूद थी। राजीव शुक्ला कह रहे थे कि सरकार देख ले कि ये बसें हैं, ऑटो रिक्शा नहीं। मैं कहता हूं जब कैमरे पे सारी बसें दिखाई दे रही हैं तो आप इनको स्कूटर कैसे बता देंगे? तो सारी बसें हम आगरा में 600 बसें दिखा रहे हैं, यहाँ दिखा रहे हैं 250 बसें, और आप खुद कह रहे हो कि 869 बसों के कागज एकदम सही है, तो आप ले क्यों नहीं रहे? मजदूर बेचारे धूप में पैदल जा रहे हैं, उनको लेके जाओ। पुलिस ने इन बसों को बॉर्डर पर ही थाम लिया। बसों को यू टर्न करके वापस ले जाना पड़ा। इसके बाद मौके पर मौजूद एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह ने राजीव शुक्ला और उनके साथी कार्यकर्ताओं के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज करवा दिया।
उधर बसों की लिस्ट में खामियों को लेकर प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो गई। दिन भर यूपी सरकार और कांग्रेस के बीच बसों पर राजनीति चलती रही। प्रियंका गांधी वाड्रा ने साफ कर दिया कि अगर शाम 4 बजे तक यूपी सरकार बसों को अपनी सीमा में नहीं आने देती तो वो बसों को वापस करवा देंगी। यूपी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, लिहाजा बसों के पास भी यू टर्न के सिवा कोई रास्ता नहीं था। दिल्ली से राम किंकर सिंह और कुमार अभिषेक के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। चलिए बसों पर हो रही पूरी राजनीति जरा सिलसिलेवार ढंग से आपको समझाते हैं। दरअसल सबसे पहले प्रियंका वाड्रा ने यह प्रस्ताव रखा था। कांग्रेस ने यूपी सरकार से बसें मुहैया कराने की अनुमति मांगी थी, जो योगी सरकार ने मान ली। कांग्रेस ने 1066 बसों की सूची भेज दी। यूपी सरकार ने बसों को लखनऊ भेजने को कहा। इस पर कांग्रेस ने कहा कि गाजियाबाद और नोएडा में चूंकि मजदूर फंसे हैं, लिहाजा बसें यहीं पहुंचाएंगे। फिर यूपी सरकार ने कहा कि सूची में सिर्फ 879 बसें ही ठीक है, बाकी फर्जीवाड़ा है। इस पर कांग्रेस ने कहा कि जितनी बसें ठीक हैं उन्हें ही चलवा दीजिए। यूपी सरकार ने कहा कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि आप बसों पर बीजेपी का झंडा लगा लीजिए। यूपी सरकार ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त बसें हैं। उधर कांग्रेस ने कह दिया कि अगर 4 बजे तक बसों को एंट्री नहीं मिली तो बसें लौट जाएंगी। इसी मुद्दे पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हुए। देखिए कैसे एक आरोप लगा रहे हैं और उसी पर दूसरे जवाब दे रहे हैं, आरोप और साथ ही पलटवार। कुछ लोग जो है वो सीधे ये कहें कि हम बस लेकर आए हैं। बस लेकर आप आए हैं, पहले आपने सूची के लिए कहा गया तो आपने कहा कि लखनऊ में हम बस नहीं दे पाएंगे। उसके बाद कहा गया कि हम गाजियाबाद और नोएडा में बस दे पाएंगे। जब गाजियाबाद और नोएडा के लिए पूछा गया तो कहा कि हमारे तो राजस्थान बॉर्डर पे बसें खड़ी हैं। जब बसों की सूची मांगी गई तो उन बसों में से 460 वाहन ऐसे पाए गए जिनके जो फर्जी थे। 297 बसें तो कबाड़ की थी, सड़क पर चलने लायक ही नहीं थी। फिटनेस का प्रमाण पत्र तक उनके पास में नहीं था। क्या हम असुरक्षित ले जाते कर्मचारियों को, असुरक्षित ले जाते अपने जो हमारे श्रमिक हैं उनको। कुछ बसें ऐसी थी जो 3 व्हीलर थे, 98 तो 3 व्हीलर और कार के सूची थी। उसके अलावा 68 वाहन ऐसे थे जिनके कागज नहीं थे। बिना कागज के हम कैसे उनको ले जाते। प्रश्न ये है कि कितनी बसें आई, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि आपने जो सूची दी उसी में इतना बड़ा फ्रॉड था। आप कहते हो कि 8 साढ़े 8 बसें 100 बसें हमारी आई। अगर 8 साढ़े 800 बसें आपकी हम मान भी लें तो शुरू में ही 460 से ऊपर बसें, 492 के आसपास बसें आपकी ऐसी निकल रही जो एक तरीके की लीगल नहीं है। आज बसों को रोक रहे हैं, लोगों को लाने के लिए हम पे सवाल उठा रहे हैं। मैं समझता हूं देश आराम से देख रहा है कौन राजनीति कर रहा है। हमारी पार्टी ने कुछ गलत नहीं किया। अच्छी भावना से, एक सकारात्मक सोच के साथ लोगों की मदद करने के लिए हमने कहा चलो 1000 बस नहीं है, 990 है, 500, मैं कहता हूं 10 ही बस हैं। अगर 10 बस में अगर 30 लोग अपने घर पहुंच सकते हैं तो क्यों उनको रोका जा रहा है? क्या कारण बताए जा रहे हैं? बाधाएं खड़ी करना, लोगों को ये अपने घर ना पहुंचने देने का जो एक नकारात्मक कदम उठ रहा है, इसका मैं समझता हूं कोई भी इसको अच्छा नहीं मानेगा। राजनीति छोड़ के सबको साथ ले, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जनता दल हो, जो पार्टी भी हो, लोगों को लगना चाहिए कि संकट के समय में सब लोग साथ मिलकर देश को इससे उभारने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है 2 दिन से, आज मुद्दा मीडिया में क्या ये नहीं है कि हम कैसे संक्रमण को रोक रहे हैं, कैसे गांव में हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं, कैसे हम लोग इसका संघर्ष कर रहे हैं। मुद्दा ये बन गया कि बसें क्यों भेज रहे हैं, कैसे उसको रोक रहे हैं, और ये बेवजह बनाया गया है, बेवजह। तो ये रही बसों की सियासत, आपने रिपोर्ट में देख ही ली। अब आपको दिखाते हैं क्या कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में बातों को लेकर, कैसे अब बवाल मच रहा है। गौरव पांडी, दरअसल ये कांग्रेस के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। इन्होंने अपर सचिव अवनीश अवस्थी की पत्नी, जो कि अपने आप में एक बड़ी कलाकार हैं देश में, मालिनी अवस्थी, उन पर अपमानित बातें लिखी, आरोप मढ़े। और इन आरोपों के तीर के बाद मालिनी अवस्थी कह रही हैं कि वो एफआईआर की तैयारी कर रही हैं। एसीएस होम जो मेरे पति हैं और इस प्रदेश के बड़े जागरूक, जिम्मेदार, ईमानदार और बड़े कर्मठ अधिकारी माने जाते हैं, जिनकी ईमानदारी की मिसाल पूरे प्रदेश में दी जाती है। बहुत हो गया, मैं जवाब दूंगी। आप इतनी शर्मनाक एक बात कह रहे हैं कि हमारे बैंक बैलेंस चेक करने चाहिए, और ये कौन कह रहा है? जिनके बैंक बैलेंस तो सुप्रीम कोर्ट मांग चुकी है, उस दल के लोग मुझसे पूछ रहे हैं। तो बैंक बैलेंस का ऐसा हाल है कि पिछले 5 साल से इनकम टैक्स की ओर से मैं सिल्वर सर्टिफिकेट हर साल मुझे दिया जाता है।
दरअसल कांग्रेस और यूपी सरकार के बीच चल रही सियासत में कांग्रेस के डिजिटल कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर गौरव पांधी ने मालिनी अवस्थी का नाम घसीट लिया। उन्होंने मालिनी अवस्थी और उनके पति अवनीश अवस्थी की तस्वीर के साथ अपने एक ट्वीट में लिखा, यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी बीजेपी के शाखा बॉय की तरह गरीब मजदूरों के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्नी मालिनी अवस्थी ने यूपी सरकार के लिए सैकड़ों शोज किए हैं और बीजेपी सरकार से करोड़ रुपए कमाए। उनके बैंक अकाउंट देखकर आप चौंकेंगे नहीं। इस ट्वीट से आहत मालिनी अवस्थी ने गौरव पांधी को जवाब देते हुए ट्वीट किया, अपनी इस बात का प्रमाण दो या फिर वैधानिक कार्रवाई के लिए तैयार रहो गौरव गांधी। इस स्त्री के 48 वर्षों के परिश्रम को दुर्भावना से देखने वाले तुम्हारी घिनौनी राजनीति के तरकश में तीर कम पड़ गए तो इस नीचता पर उतर आए। मेरे पति के चरित्र और ईमानदारी की मिसाल पूरे प्रदेश में दी जाती है। बड़ी पुरानी प्रवृत्ति है कि जब किसी को आपको कुछ नहीं मिलता तो आप सबसे पहले चरित्र हनन का झूठा आरोप करते हैं। बचपन में खेल होता था, छू करके भाग जाना, और जब सफाई मांगो तो छिपे छिपे घूमना। ये वही है। मुझे आश्चर्य इस बात पे है कि चूंकि ट्विटर हैंडल आधिकारिक है जैसा आपने बताया और उसमें लिखा हुआ है कि उनका सोशल हैंडल देखते हैं, उन्हीं के दल के बहुत सारे लोगों ने उनकी आलोचना की है और खुल करके इस बात को कहा है कि इस प्रकार के ट्वीट से बचना चाहिए। ना तो ये ट्वीट डिलीट हुआ है, ना कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से इसके लिए क्षमा मांगी, तो मैं तो इसको आगे कोर्ट लेके जाऊंगी। साफ है कि मालिनी अवस्थी पर निशाना इस नाते साधा गया क्योंकि उनके पति यूपी सरकार में बड़े ओहदे पर हैं, जबकि ट्वीट से पहले गौरव पांधी ने ये नहीं देखा कि पिछले 2 दशक से ज्यादा वक्त से मालिनी अवस्थी की सुरलहरी गूंज रही है। बहरहाल मालिनी अवस्थी चुप नहीं बैठेंगी। वो गौरव पांधी को अदालत तक घसीटने का मन बना चुकी हैं। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और अब बात अम्फान तूफान की, वही तूफान जो पश्चिम बंगाल में फिलहाल प्रवेश करने के बाद जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखाएंगे। 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में 2, ओडिशा में 2 लोगों की मौत हुई है। दोनों ही राज्य प्रभावित हुए हैं। पेड़ गिरने से एक 55 साल के बुजुर्ग की मौत हुई। टिन शेड के उड़ने से एक 13 साल की बच्ची की मौत हो गई। ये देखिए, एक 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया है अम्फान तूफान। तूफान से बड़ा नुकसान, पेड़ गिरे, मकान ढहे। और ये देखिए हावड़ा ब्रिज के आगे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पानी की इन बौछारों के बीच जो हवा की रफ्तार है उसकी तस्वीर आप, अम्फान तूफान का तांडव इस वक्त आप देख रहे हैं। और ये कोलकाता में हावड़ा ब्रिज के सामने की तस्वीर है। इस तस्वीर में आप देखेंगे कैसे टिन का ये पूरा जो टिन की छत है वो ऊपर उठकर उड़ जाती है, गिरती है नीचे। और फिर हावड़ा ब्रिज की भी ऐसी ही तस्वीरें। जबरदस्त तूफान का असर पश्चिम बंगाल, ओडिशा में। आज सुबह से खौफ का आलम पसरा हुआ था। ये अम्फान तूफान जब पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगा तो किस तरह की बर्बादी करेगा। कई घरों की छतें उड़ गई हैं, कई जगहों पर पेड़ पौधे सब कुछ गिर गए हैं। किस तरह की बर्बादी, हालांकि कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर जान माल दोनों का नुकसान हुआ है। 4 लोगों की जान गई है। सदी का सबसे बड़ा तूफान है अम्फान। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तूफान ने मचाई तबाही। जंजीरों से बांध दी गई ट्रेनें, सब कुछ उड़ाने पर आमादा अम्फान तूफान। मकानों की छतें तक उड़ा ले गया सुपर साइक्लोन अम्फान। 14 लाख लोगों को बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इसे कहते हैं कुदरत का खौफ। पता नहीं ईश्वर के मन में क्या चल रहा है। एक तरफ एक अदृश्य वायरस ने दुनिया भर के लोगों की जिंदगी में तूफान लाया हुआ है। जी हाँ, कोरोना वायरस से दुनिया त्राही त्राही कर रही है।
भारत में कोरोना वायरस के आंकड़े हर रोज सुपर स्पीड से बढ़ रहे हैं और इसी बीच सुपर साइक्लोन अम्फान ने भी दस्तक दे दी है। अम्फान को सदी का सबसे बड़ा तूफान बताया जा रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कहां से उठा और कहां इसने तबाही मचाई। आपने एक बड़ी पुरानी कहावत सुनी होगी, ये तूफान से पहले की शांति है। जैसे ही बंगाल की खाड़ी में अम्फान तूफान के उठने की भविष्यवाणी हुई, लॉकडाउन के सन्नाटे के बीच एक दहशत तूफान की भी दौड़ने लगी। उसके बाद जैसे जैसे तूफान का वक्त नजदीक आता गया, पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा तक तूफानी हवाओं और तबाही की बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। जहां एक और हवाएं 150 किलोमीटर से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, तो वहीं लगातार बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। दीघा की ये वो सड़कें हैं जहां पर पानी भर चुका है, घुटनों तक पानी भर चुका है, जहां एक और होर्डिंग्स, बोर्डिंग्स और उनके साथ साथ सड़कों के आसपास जो भी है वो सब उड़ा लिए जा रहा है। सड़कों पर गिरा हुआ सामान आपको बताएगा कि किस कदर तबाही मचा रहा है ये चक्रवाती तूफान। घंटों तक न सिर्फ तेज हवाएं हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके रास्ते में आने वाला हर वो सामान उड़ा के ले चला जा रहा है। इमारतों से कहीं छत उड़ जा रही है तो कच्चे मकानों में नुकसान हो रहा है। सनसनाती हवाओं के साथ अम्फान ने अपना तिलिस्म तोड़ दिया और ये बता दिया कि तूफान अब आ चुका है। पश्चिम बंगाल के दीघा से लेकर ओडिशा के पारादीप तट पर भयंकर बारिश होने लगी। 15 मई को विशाखापट्टनम से 900 किलोमीटर दूर दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव और गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र बनना शुरू हुआ था। 17 मई को जब अम्फान दीघा से 1200 किलोमीटर दूर था, तब ये साइक्लोन में बदल गया। चूंकि मौसम विभाग ने इस तूफान की तीसरी आंख को भांप लिया था कि ये कितनी बड़ी तबाही मचा सकता है, और जैसे ही सुपर साइक्लोन ने टकराना शुरू किया, तबाही मचाती हवाओं की रफ्तार बढ़ती चली गई। और जब अम्फान पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के तटीय इलाके यानी दीघा और हटिया द्वीप समूह से गुजरा, तो सबकी सांसें अटकी रह गईं। तो ये जब साइक्लोन कल मूव हो रहा था, कल रात से इसका इम्पैक्ट उड़ीसा के ऊपर शुरू हो गया। तेज बारिश के साथ विंड स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगा और आज सुबह सबसे ज़्यादा विंड स्पीड 106 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड हुआ है उड़ीसा में, पारादीप में। बालासोर में अभी तक 91 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड का रिकॉर्ड किया गया है। क्योंकि सुपर साइक्लोन अम्फान यानी सदी के इस सबसे बड़े तूफान पर मौसम विभाग से लेकर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट यानी एनडीआरएफ पैनी नजर रखे हुए थे, लिहाजा लोगों को बचाने के लिए पहले ही युद्ध स्तर पर तैयारियां कर ली गई थी। लोग अभी भी क्लोज वॉच रख रहे हैं क्योंकि सिचुएशन इज अ फास्ट चेंजिंग ट्रांसफॉर्मिंग सिचुएशन, और ऐसा नहीं है कि एनडीआरएफ की ड्यूटी या किसी भी एजेंसी की ड्यूटी साइक्लोन के परिप्रेक्ष्य में खत्म हो जाती है साइक्लोन के लैंडफॉल के बाद। इनफैक्ट साइक्लोन के लैंडफॉल के बाद काम एक्चुअली शुरू होता है और साइक्लोन के पोस्ट साइक्लोन सिचुएशन में रिकवरी रेस्टोरेशन का काम शुरू होता है। तो दिस इज अ लॉन्ग हॉल, और अभी हम लोग ये कहा जाए कि 24 घंटे से ज़्यादा का समय का अंतराल हम लोग जहन में रख रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा। हम आपको बता दें कि सुपर साइक्लोन अम्फान की ताकत का अंदाजा कुछ इस तरह से लगाया गया कि इसमें ट्रेनों तक को उड़ा ले जाने की ताकत है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के हावड़ा में ट्रेनों को जंजीरों से बांध दिया गया था। एसएमएस के जरिए लोगों को तूफान का अलर्ट भेजा गया। कोस्ट गार्ड की टीमें और नौकाएं लगातार समुद्री इलाकों में गश्त करने लगी। ऐसे समुद्र हम लोग कभी नहीं देखा। हर रोज हम लोग इधर आता हूँ, लेकिन आज जो ये समुद्र का जो ये है, ये जिंदगी में मैं तो 17 साल हो गया दीघा में, लेकिन आज तक नहीं देखा। ये जो लहर आ रही है, ये हम लोग बचपन से अभी भी तो कभी भी नहीं देखा। हम लोग का जो बुजुर्ग आदमी है उन लोगों से भी पूछा हम लोगों ने, उन लोगों ने भी बताया कभी भी नहीं देखा ये लोगों ने। हम लोग तो डर के मारे हैं। जो यहाँ जो मीडिया और प्रशासन है वो लोग तो हम लोग को बार बार सतर्क कर रहे हैं। लेकिन इस तूफान की तबाही और दहशत कितनी भयानक थी, ये वही बता सकता है जहां जहां से ये अम्फान गुजरा है। दीघा से मनोज्ञा लोईवाल के साथ मोहम्मद सूफिया, बालासोर, आज तक।
सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा हर जगह तबाही का आलम जो पसरा इस तूफान की वजह से आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं। पेड़ उखड़ गए, घर जमींदोज हो गए, छतें उड़ गई। पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश हटिया के बीच सुपर साइक्लोन अम्फान की लैंडिंग हुई तो तबाही के निशान आप देख रहे हैं। लगातार हो रही बारिश और समुद्र में उमड़ती और घुमड़ती लहरें लगातार ये बता रही हैं कि अम्फन और करीब आ रहा है। कुछ ही किलोमीटर दूर रह गया है वो पश्चिम बंगाल से, लेकिन वहीं दूसरी ओर उड़ीसा में भी अपना प्रकोप दिखा रहा है। इन पत्थरों के जरिए आपको बता दें कि समुद्र बार बार उफान पर है। लगातार करीब 8 से 10 फीट से ज्यादा ऊंची लहरें आ रही हैं। आमतौर पर एक लहर 3 सेकंड के अंतराल पर आती है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। समुद्र अपना विकराल रूप दिखा रहा है और लगातार ये लहरें उठ उठ के बता रही हैं कि कितनी तबाही मचा रही हैं। ओडिशा से अम्फान गुजरा तो सब कुछ अपनी आगोश में लेता चला गया। तूफानी हवाएं और मूसलाधार बारिश ने ओडिशा के भद्रक और बालासोर में भयंकर तबाही मचाई। शाम 4:30 बजे अम्फान तूफान ने सुंदरबन के पास दीघा और हटिया के बीच पश्चिम बंगाल के तट को पार किया और लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हुई। मौसम विभाग ने अम्फान का सबसे ज्यादा खतरा पश्चिम बंगाल के 7 और ओडिशा के 6 जिलों में बताया था। इनमें पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, 24 दक्षिण और उत्तर परगना, हावड़ा और हुगली को शामिल किया, जबकि ओडिशा के केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, जाजपुर और जगत सिंहपुर जिले में तूफानी तबाही का अलर्ट जारी किया गया था। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा अंदाजा लगाया गया था। ओडिशा से जब अम्फान गुजरा तो तबाही आ गई। और अगर सिचुएशन को अभी व्याख्या की जाए तो वो ये है कि लैंडफॉल का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम लोग अभी तक लैंडफॉल के बारे में एंटिसिपेट कर रहे थे और लैंडफॉल का सिलसिला शुरू हो चुका है। द लैंडफॉल हैज स्टार्टेड हैपनिंग। हम आपको बता दें कि 21 साल पहले 1999 में ओडिशा के पारादीप तट पर सुपर साइक्लोन टकराया था, जिसमें बड़ी तबाही मची थी। इसलिए अम्फान ने भी लोगों के दिलों में दहशत भर दी। अम्फान तूफान की स्पीड और ताकत को देखते हुए इसे सुपर साइक्लोन बताया गया। इस तूफान अम्फान का नाम थाईलैंड ने दिया था। थाई भाषा में अम्फान का मतलब आकाश होता है। 2004 में 64 तूफानों के नामों का सुझाव दिया गया था। इसी कड़ी में ये आखिरी नाम है। इससे पहले तूफान हेलेन का नाम बांग्लादेश ने रखा था। हाल में बंगाल की खाड़ी में आए तूफान को भी तितली नाम पाकिस्तान ने ही दिया था। दीघा में मनुग्या लोईवाल के साथ मोहम्मद सूफिया, बालासोर आज तक। और अब आइए आपको दिखाते हैं जरा दिल्ली की सड़कों पर क्या हो रहा है। कोरोना में लॉकडाउन 4 में दी गई ढील और रियायतें क्या लोगों को खुश कर रही हैं? क्या पालन हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग के उन नियमों का जिसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बसों पर हर जगह मानना है? ये ग्राउंड रिपोर्ट, रियलिटी रिपोर्ट कहिए। लॉकडाउन 4 में दिल्ली खुली तो सड़कों पर ट्रैफिक भी खूब देखने को मिला। दिल्ली की सड़कों पर डीटीसी बसें दौड़ रही हैं, टैक्सी चल रही हैं, ऑटो भी चल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली सरकार की तरफ से ढील तो दे दी गई, क्या नियमों का पालन भी हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि छूट के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हों? आज तक के रिपोर्टर अंकित त्यागी ने इसका रियलिटी चेक किया। डीटीसी बस से लेकर टैक्सी और ऑटो तक आज तक रिपोर्टर ने सड़क पर दौड़ने वाले इन तीनों वाहनों में सफर किया। सबसे पहले आपको डीटीसी में लिए चलते हैं। दिल्ली सरकार ने डीटीसी की बसें शुरू कर दी हैं और अभी जैसे कि आप देख रहे हैं जो बस स्टैंड वगैरह पे ये सोशल डिस्टेंसिंग के सर्कल वगैरह बनाए गए हैं। ज्यादा लोग अभी नहीं हैं बस स्टैंड पर, क्योंकि पूरी तरीके से अभी ऑफिसेज में लोगों ने जाना शुरू नहीं करा है। बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, पर जब भीड़ होगी तो शायद यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, जितने जो पीक टाइम की जो भीड़ होती थी। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा है जो ड्राइवर कंडक्टर हैं उनको थर्मल स्क्रीनिंग करके वो अपनी ड्यूटी शुरू करेंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं दिल्ली सरकार की एक बस में और देखते हैं किस तरीके के इंतजाम है। सर 2 टिकट हमारे भी काट दीजिए, बस यहीं तक के काट दीजिए। हाँ जी, संतुष्ट हैं इंतजाम से जो बसों में करे गए? सही है सर, सही है।
मास्क लगा के सबको आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और 1.5-2 घंटे में तो बस आई है। हाँ, फ्रीक्वेंसी कम है बसों की, बहुत कम आ रही है, और भीड़ भाड़ नहीं है बस के अंदर, भीड़ भाड़ तो है ही नहीं। सो दिल्ली सरकार ने यही कुछ तैयारियां करके जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको खोल दिया है। इसके बाद आज तक के रिपोर्टर दिल्ली में दौड़ रही टैक्सी पकड़ते हैं, ये देखने के लिए कि टैक्सी वाले सारे नियम कायदों को मान रहे हैं या नहीं। टैक्सी ड्राइवर ने बाकायदा पहले हाथ सैनिटाइज कराए और फिर टैक्सी में बिठाया। टैक्सी चली तो हमने ड्राइवर से बात भी की। अजय, ये बताइए कितने समय से आप खाली बैठे हुए थे? सर वैसे तो मुझे 2 घंटे हो गया, काफी टाइम हो गया, लेकिन ट्रिप बहुत देर मिल रही है। ट्रिप देर में मिल रही है? हाँ, देर मिल रही है। और अभी 2 महीने से काम बंद था ऑलमोस्ट? बिल्कुल सर, मैं घर बैठा, मैंने कल ही गाड़ी निकाली है और उसके बाद फिर आज निकाली मैंने। अच्छा, क्योंकि मेरी गाड़ी बिल्कुल हिली नहीं घर से, मेरी गाड़ी बिल्कुल भी, और 2 महीने जहाँ खड़ी तो वहीं खड़ी रही, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं बस। तो ये बताओ कि उबर ने आपको कोई ट्रेनिंग वगैरह दिया, कुछ बताया कि किस तरीके से गाड़ी आपकी चलनी चाहिए, क्या क्या बताया? हमें मैसेज आते हैं ट्रेनिंग के अंदर, हमें बताया जाता है कि आपको ऐसे से गाड़ी चलानी है, और जो है अब जो कस्टमर गाड़ी बैठते हैं उनसे जो बोलो कि अपने सैनिटाइजर अगर है उनके पास तो ठीक है, अदरवाइज अब हमको दिया हुआ है, हमको हाथ जो है सैनिटाइज करते हैं। इसके बाद आज तक के रिपोर्टर ने ऑटो का भी रियलिटी चेक किया। जैसे ही आज तक के रिपोर्टर ने ऑटो रोका तो फौरन ऑटो वाले ने टोक दिया कि बिना मास्क के नहीं बैठाएंगे। आपको मास्क लगाना है? हाँ। और अगर सवारी मास्क ना लगाए तो? सवारी भी मास्क लगाएगी, उसको ही बैठा लेंगे जो मास्क लगाएगा। जो मास्क नहीं लगाएगा उसको नहीं बैठा लेंगे? नहीं बैठा लेंगे। और ऑटो में बैठते ही ऑटो वाले ने सैनिटाइजर निकाला और आज तक के रिपोर्टर को दिया। उसके बाद ऑटो वाले ने अपनी परेशानियों से हमें रूबरू करवाया। कितने दिनों से खाली बैठे हुए थे आप? 22 तारीख से। 22 तारीख से कैसे गुजारा चल रहा था? 2 महीने हो गए, 2 महीने से खाली बैठे हुए हैं। सवारी से काम नहीं चलेगा सर जी। एक तो वैसे ही काम नहीं है, सवारी मिलती भी है तो 2 या 3 सवारी मिलती है, तो एक सवारी से तो होगा नहीं। तो आपने देखा कि एक तरफ दिल्ली में ढील मिलने से लोग खुश हैं, तो कोरोना के चलते लगाई गई पाबंदियां भी मुश्किल बनकर सामने आ रही हैं। अंकित त्यागी, दिल्ली आज तक। ये सवाल हर किसी के मन में है कि क्या कोरोना के बाद अब लॉकडाउन 4 में जो ढील दी जा रही है उसकी वजह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ऐसा कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये मामले और भी बढ़ सकते हैं। दिल्ली में तो अभी से 11,000 के ऊपर चढ़ गया है मामला, देखिए। लॉकडाउन 4 में ढील मिलते ही दिल्ली जितनी तेज दौड़ी, कोरोना के मामले ने भी रफ्तार पकड़ ली है। लॉकडाउन 4 का आज तीसरा दिन है और दिल्ली में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा लगातार 500 के पार जा रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 534 नए मामले सामने आए हैं। ये 24 घंटे में राजधानी में अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। लगातार दूसरे दिन राजधानी में 500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब 11,088 हो चुकी है, जबकि कोरोना ने 176 लोगों की जान ली है। ऐसे में लॉकडाउन में ढील राजधानी के लिए खतरे की घंटी जैसा है। दिल्ली जाम में फंस रही है। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर